जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारत के संचार माध्यम यानी कि मीडिया संस्थानों की। ये इस विषय का चौथा वीडियो और तीसरे चरण का वीडियो है और ये वीडियो इस विषय पे अंतिम वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 90 के दशक में कदम रखने के साथ ही भारतीय मीडिया को बहुत बड़ी हद तक बदली हुई दुनिया का साक्षात्कार करना पड़ा। इस परिवर्तन में केंद्र में 1990-91 की 3 परिघटनाएं शामिल थी। मंडल आयोग की सिफारिशों से निकली राजनीति, मंदिर आंदोलन की राजनीति और भूमंडलीयकरण के तहत होने वाले आर्थिक सुधार। इन तीनों ने मिलकर सार्वजनिक जीवन के वामोन्मुख रुझानों को पीछे धकेल दिया और दक्षिणपंथी लहजा मंच पर आ गया। यही वह क्षण था जब सरकार ने प्रसारण के क्षेत्र में खुला आकाश की नीति अपनानी शुरू की थी। 90 के दशक में उसने न केवल प्रसार भारती निगम बनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक हद तक स्वायत्तता दे दी, बल्कि स्वदेशी निजी पूंजी और विदेशी पूंजी को प्रसारण के क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति भी दे दी गई। प्रिंट मीडिया में विदेशी पूंजी को प्रवेश करने का रास्ता खोलने में उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक में उसने यह फैसला भी ले ही लिया और इस तरह से विदेशी पूंजीपति भी इस व्यवसाय में जुट गए। मीडिया अब पहले की तरह सिंगल सेक्टर यानी मुद्रण प्रधान नहीं रह गया। उपभोक्ता क्रांति के कारण विज्ञापन से होने वाली आमदनी में कहीं गुना बढ़ोतरी हुई, जिससे हर तरह मीडिया के लिए विस्तार हेतु पूंजी की कोई कमी नहीं रह गई। सैटेलाइट टीवी पहले केवल टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचता था और प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता की दृष्टि से स्थानीय पहल कदमी और प्रतिभा का असाधारण नमूना था। इसके बाद आई डीटीएच प्रौद्योगिकी, जिसने समाचार प्रसारण और मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह से बदल डाला। एफएम रेडियो चैनलों की कामयाबी से रेडियो का माध्यम मोटर वाहनों के आक्रांत नागर संस्कृति का एक पर्याय बन गया। सभी लोग अपनी कार में भी रेडियो सुनने लगे। 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई और 21वीं सदी के पहले दशक के अंत तक बड़ी संख्या में लोगों की निजी और व्यावसायिक जीवन का एक अहम हिस्सा नेट के जरिए संचालित होने लगा और इसी तरह से इंटरनेट ने अपने मीडिया को बहुत आगे बढ़ाया। नई मीडिया प्रौद्योगिकियों ने अपने उपभोक्ताओं को कन्वर्जेशन का उपहार दिया, जो जादू की डिबिया की तरह हाथ में थमे मोबाइल फोन के जरिए उन तक पहुंचने लगा। इन तमाम पहलुओं को मिलकर मीडिया का दायरा इतना बड़ा और विविध बना दिया कि उसके आगोश में सार्वजनिक जीवन के अधिकतर आयाम आ गए। इसे मीडिया स्फेयर जैसी स्थिति का नाम दिया गया। इस तरह से मीडिया ने बहुत जल्दी से विकास किया। प्रिंट मीडिया में विदेशी पूंजी को इजाजत मिलने का पहला असर यह पड़ा कि रियूटर, CNN और BBC जैसी विदेशी मीडिया संगठन भारतीय मीडिया स्फेयर की तरफ आकर्षित होने लगी। उन्होंने देखा कि भारत में श्रम का बाजार बहुत सस्ता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले यहाँ वेतन पर अधिक से अधिक 1/4 ही खर्च करना पड़ता है। इसलिए इन ग्लोबल संस्थानों ने भारत को अपने मीडिया प्रोजेक्ट के लिए आउटसोर्सिंग का केंद्र बनाना शुरू कर दिया, यानी अपने देश से यहाँ पर निवेश लाना शुरू किया। भारतीय बाजार में मौजूद मीडिया के विशाल और असाधारण टैलेंट पूल का ग्लोबल बाजार के लिए दोहन होने लगा, यानी यहाँ के मीडिया चैनल और यहाँ के लोगों का उपयोग विदेशी मीडिया में होने लगा। दूसरी तरफ भारत की प्रमुख मीडिया कंपनियां टाइम्स ग्रुप, आनंद बाजार पत्रिका, जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, BBC, फाइनेंशियल टाइम्स, इंडिपेंडेंट न्यूज एंड मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशनों के साथ सहयोग समझौते करते नजर आई और यहाँ की कंपनियों ने बाहर की कंपनियों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया था। घराना संचालित कंपनियां पर आधारित मीडिया बिजनेस ने पूंजी बाजार में जाकर अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अर्थात IPO प्रस्ताव जारी करने भी शुरू कर दिए। इनकी शुरुआत पहले NDTV, टीवी टुडे, जी टेलीविजन जैसी दृष्टि मीडिया ने शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तर्ज पर
प्रिंट मीडिया ने भी पूंजी बाजार में छलांग लगाई और अपने विस्तार के लिए निवेश हासिल करने में जुट गई। ऐसा पहला प्रयास द डेक्कन क्रॉनिकल ने किया, जिसकी सफलता में प्रिंट मीडिया के लिए पूंजी का संकट काफी कुछ हल हो गया। यानी सभी लोगों ने इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बाजारवाद के बढ़ते हुए प्रभाव और उपभोक्ता क्रांति में आए उछाल के परिणाम स्वरूप विज्ञापन जगत में दिन दूरी रात चौगनी बढ़ोतरी हुई। दूसरी कंपनियों ने एड्स देना भी शुरू कर दिया। 40 के दशक की शुरुआत में विज्ञापन एजेंसियों की संस्था 14 से 20 आसपास रह गई। 1979 में न्यूज़पेपर सोसाइटी INS की मान्यता प्राप्त एजेंसियों की संस्था केवल 168 तक ही बढ़ सकी थी, लेकिन भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया ने अगले 2 दशक में उनकी संख्या 750 कर दी, जो 400 करोड़ रुपए सालाना का धंधा कर लेती है। यानी भारत के बाजार से 400 करोड़ रुपए सालाना कमा लेती है। 1997-98 में सबसे बड़ी 15 विज्ञापन एजेंसियों ने ही कुल 4105.58 करोड़ रुपए के बिल काटे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उपभोक्ता क्रांति का चक्का कितनी तेजी से घूम रहा था। विज्ञापन की रंगीन और मोहक हवाओं पर सवार होकर दूर दूर तक फैलते उपभोग की संदेशों ने उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, समूचे मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के खुशहाल होते हुए महत्वाकांक्षी हिस्से को अपनी बाहों में समेट लिया। मीडिया का विस्तार विज्ञापनों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के बिना संभव कभी भी नहीं होता। यानी आप जान लीजिए कि जो भी विज्ञापन इन कंपनियों को मिलते थे, उससे ही इन लोगों का विकास ज्यादातर होता था। प्रिंट मीडिया और रेडियो विज्ञापनों को उतना असरदार कभी नहीं बना सकता था जितना टीवी ने बनाया। टीवी का प्रसार भारत में देर से अवश्य हुआ, लेकिन एक बार शुरुआत होने पर उसने मीडिया की दुनिया में पहले से स्थापित मुद्रित माध्यम को जल्द ही व्यावसायिक रूप से असुरक्षा प्रस्त कर दिया था। इस प्रक्रिया में केबल और डीटीएच के योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इतना जल्दी इनका विकास हो सका। टीवी का प्रसार और सफलता भारतीयों की उद्यमी प्रतिभा को जोरदार नमूना है। सरकार के पास क्योंकि किसी सुसंगत संचार नीति का अभाव था, इसलिए 90 के दशक की शुरुआत में बहुमंजिली इमारतों में रहने वाली मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय आबादियों में कुछ उत्साही और चतुर लोगों ने अपनी निजी पहलकदमी पर क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रसारण का प्रबंध किया, जिसका केंद्र एक सेंट्रल कंट्रोल रूम हुआ करता था। इन लोगों ने वीडियो प्लेयरों के जरिए भारतीय और विदेशी फिल्म दिखाने की शुरुआत कर दी। साथ में दर्शकों को मनोरंजन की 24 घंटे चलने वाली खुराक देने वाले विदेशी देसी सैटेलाइट चैनल भी देखना लोगों ने शुरू कर दिया और लोगों को दिखाना भी इन कंपनियों ने शुरू किया। जनवरी 1992 में केबल नेटवर्क के पास केवल 41 लाख ग्राहक थे, लेकिन केवल 4 साल के भीतर 1996 में यह संख्या 92 लाख हो गई। अगले साल तक पूरे देश में टीवी वाले घरों में 31% घरों में केबल प्रसारण देखा जा रहा था। सदी के अंत तक बड़े आकार के गांवों और कस्बों के टीवी दर्शकों तक केबल की पहुंच करवा दी गई और लोगों को दिखवाना शुरू कर दिया। केबल और उपग्रहीय टीवी चैनलों की लोकप्रियता देखकर प्रमुख मीडिया कंपनियों ने टीवी कार्यक्रम निर्माण के व्यापार में छलांग लगा दी। वे पब्लिक और प्राइवेट टीवी चैनलों को कार्यक्रमों की सप्लाई करने लगे। यह स्पष्ट है कि केबल और डीटीएच के कदम तभी जम सकते हैं जब पहले पब्लिक यानी सरकारी और प्राइवेट टेलीविजन प्रसारण में हुई वृद्धि में जमीन बना ली जाए। 1982 में दिल्ली एशियाड के मार्फत रंगीन टीवी के कदम पड़ते ही भारत में टीवी ट्रांसमीटरों की संख्या तेजी से बढ़ी। पब्लिक टीवी के प्रसारण नेटवर्क दूरदर्शन ने 90 ट्रांसमीटरों और 3 विभिन्न सैटेलाइट की मदद से देश के 70% भौगोलिक क्षेत्र को और 87% आबादी को अपने दायरे में जकड़ लिया।
उसका मुख्य चैनल DD1 30 करोड़ लोग यानी अमेरिका की आबादी से भी अधिक तक पहुंचने का दावा करने लगे। प्राइवेट टीवी प्रसारण केबल और DTH के द्वारा अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रहा था। लगभग सभी ग्लोबल टीवी नेटवर्क अपने बल पर या स्थानीय पार्टनरों के साथ अपने प्रसारण का विस्तार कर रहे थे। भारतीय चैनल भी पीछे नहीं थे और उनके साथ रात दिन प्रतियोगिता में लगे रहते थे। अंग्रेजी और हिंदी के चैनलों के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं के मनोरंजन और न्यूज चैनलों की लोकप्रियता और व्यावसायिक गतिविधियां और कामयाबी भी उल्लेखनीय है, यानी लोकल चैनलों ने भी इसमें जुड़ना शुरू कर दिया। सरकार की दूरसंचार नीति इन मीडिया कंपनियों को इजाजत देती है कि वे सैटेलाइट के साथ सीधे अपलिंकिंग करके प्रसारण कर सकते हैं, यानी किसी भी देश से अपना सैटेलाइट का लाइसेंस ले सकते हैं। अब उन्हें अपनी सामग्री विदेशी संचार निगम यानी VSNL के रास्ते लाने की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता, यानी सरकार ने सभी कंपनियों को अपने हिसाब से बिजनेस करने की छूट दे दी। अगस्त 1995 से 1998 के बीच सरकारी संस्था विदेशी संचार निगम VSNL द्वारा ही इंटरनेट सेवाएं मुहैया करवाई जाती थी। यह संस्था कोलकाता, बंबई, मद्रास और नई दिल्ली स्थित 4 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन गेटवेज के माध्यम से काम करती थी। नेशनल इन्फोर्समेंट सेंटर और एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ विशेष प्रकार के क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप को ही सेवाएं प्रदान करते थे। दिसंबर 1998 में दूरसंचार विभाग ने 20 प्राइवेट ऑपरेटर को ISP लाइसेंस प्रदान करके इस क्षेत्र का निजीकरण कर दिया। 1999 तक सरकार के तरह चलने वाले महानगर टेलीफोन निगम सहित 116 ISP कंपनियां सक्रिय हो चुकी थी। केबल सर्विस देने वाले भी इंटरनेट उपलब्ध करा रहे थे, यानी खानगी कंपनियों ने भी यह सेवा देना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे BSNL ने अपना शुल्क घटाया, इंटरनेट सेवाएं सस्ती होती चली गई। देश भर में इंटरनेट कैफे दिखने लगे। जुलाई 1999 तक भारत में 1,14,062 इंटरनेट हॉट्स की पहचान हो चुकी थी। इनकी संख्या में 94% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। नई सदी में कदम रखते ही सारे देश में कंप्यूटर बूम की आहटें सुनाई देने लगी। पर्सनल कंप्यूटर की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और साथ ही इंटरनेट प्रतियोगिता की संख्या में भी बढ़ोतरी पाई गई। ई कॉमर्स की भूमि तैयार होने लगी और बैंकों ने उसे प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया। देश के प्रमुख अखबार ऑनलाइन संस्करण प्रकाशित करने लगे। विज्ञापन एजेंसियां भी अपने उत्पादों को नेट पर बेचने लगी। नेट ने व्यक्तिगत जीवन की क्वालिटी में एक नए आयाम का समावेश कर लिया। रेलवे और हवाई जहाज के टिकट बुक कराने के से लेकर घर में लीक होती छत को दुरुस्त करने के लिए नेट की मदद लोगों के द्वारा ली जाने लगी। नौकरी दिलाने वाली और शादी ब्याह संबंधी वेबसाइट अत्यंत लोकप्रिय साबित हुए। वर वधु खोजने में इंटरनेट एक बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। सोशल नेटवर्किंग साइट के सहारे नेट आधारित निजी रिश्तों की दुनिया में नए रूपों का समावेश हुआ और आज इसका उपयोग कर सभी लोग बहुत जल्दी से कार्य कंप्लीट कर लेते हैं और अपने नए आयाम की खोज भी करते रहते हैं। तो यह था भारत के संचार माध्यम का विश्लेषण। तो यहाँ पर तृतीय चरण कंप्लीट होता है और इस विषय को भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।